देखो भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि दो ही मीडियम होंगे। क्या होंगे? दो ही मीडियम होंगे, लेकिन दो ही मीडियम में अलग अलग कैसे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, कैसे कैसे इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, कैसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग वे दे रखे हैं आपके रिफ्रैक्शन के, है ना। तो ये याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये टॉपिक है। पहली बात तो इधर जो मीडियम दे रखा है, बताओ वो कौन सा मीडियम है? एयर। ऊपर दिखाई दे रहा है ना आपको, कौन सा मीडियम दे रखा है? एयर। और उसके नीचे जो मीडियम दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? वाटर है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई रे ऑफ लाइट मान लो इस पास से आती है, टकराने के बाद वापस भी ऐसे जाएगी, लेकिन वही रे ऑफ लाइट हो सकता है वो इस तरह से क्या करे? मूव करे। समझ में आया? मतलब टकराने के बाद वापस जा रही है, तो ये रिफ्लेक्शन है। ये क्या है भाई? देखो यहाँ पर इस टॉपिक का नाम तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो केस बनेंगे, जो स्टडी जो आपके सामने होगी, वो रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी होगा, हाँ या ना। रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, रिफ्रैक्शन वहाँ पर होगा। जब कोई रे ऑफ लाइट टकराने के वापस उसी मीडियम में जाएगी तो क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब मीडियम बदलती है कोई रे ऑफ लाइट तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो जब ये रे ऑफ लाइट अगर इस तरह से मूव कर रही है तो यहाँ ये एक आपकी ऐसी लाइन है, बाउंड्री लाइन, जो सरफेस को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। क्या कर रही है? सेपरेट। इससे ऊपर देखोगे तो एयर, और इससे नीचे देखेंगे तो क्या है? वाटर, है ना, डेंसर मीडियम। अब अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ तक जाती है, जब मीडियम चेंज करेगी तो डेंसर से एयर में जा रही है, तो आपको याद है ना लॉ, हाँ या ना। डेंसर से रेयर में जाती है या एयर में जाती है तो आपने देखा होगा अब वो नॉर्मल से अवे होती है। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि एयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल क्या होती थी? शिफ्ट होती थी, हाँ या ना। उल्टा है कि नहीं है? ये डेंसर से एयर या एयर में जा रही है तो यहाँ पर क्या होगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी। अब इसको जाना कैसे चाहिए था वो देखो जरा, ये ऐसे जाती कि नहीं जाती, लेकिन ये इस तरह से जा रही है तो ये नॉर्मल है, इससे दूर हो रही है। कोई दिक्कत है? ये हो गया एक पॉइंट। अब ये रे ऑफ लाइट जरूरी नहीं कि इस पाथ को ही फॉलो करेगी, ये डिपेंड करेगी इसकी हाइट के ऊपर, क्या है, कितना एंगल यहाँ बन रहा होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। हो सकता है ये पाथ ऐसे भी हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये कितनी बार इस रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है? तो वो होता है कई बार। क्लियर है? यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा है? इस वाले इमेज फॉर्मेशन में और इस वाले पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन जो हो रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ जल्दी से। यहाँ पर देखो एंगल बढ़ेगा, ये क्या हो गया? एंगल बढ़ा। ये नॉर्मल है कि नहीं है? हाँ या ना? क्या है ये? नॉर्मल। जब ये रे वापस आ रही है तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलोगे, तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा? रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा। जब ये बढ़ता जा रहा है तो देखो इस सरफेस पे आके भी आप देखो, इस एंगल को पहचानो, इस एंगल को पहचानो, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एंगल बढ़ गया कि नहीं बढ़ेगा? ये एंगल बढ़ गया, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया इस वाले केस में। तीसरा पॉइंट देखो, ये पॉइंट था A2, ये पॉइंट था A1। तीसरी डायग्राम में इसी रे ऑफ लाइट पर अब हम क्या देख रहे हैं बताओ? ये बढ़ा, लेकिन इस तीसरी वाली लाइन पर मैं बोल रहा हूं ये जो रे थी रिफ्रैक्टेड रे, ये इस पर लाई कर रही है, मतलब ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड रे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। बोलो हाँ या ना? कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात? यहां तक ही नहीं आई? इसी वाले केस में नीचे की तरफ जो एंगल बनता है, जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जब कोई रिफ्रैक्टेड रे एक पॉइंट पर नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल सबटेंडेड करेगी तो टूवर्ड्स दी डेंसर मीडियम नॉर्मल, और वो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो जो एंगल सबटेंडेड करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस एंगल का नाम होता है क्रिटिकल एंगल। याद रहेगा? क्या बोलते हैं इस एंगल को? क्रिटिकल एंगल। कब बनता है?
जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एयर मीडियम की तरफ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री, उसी टाइम पर ही आपका क्रिटिकल एंगल फॉर्म होता है टूवर्ड्स दी डाउन, या आप बोलोगे डेंसर मीडियम। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता दो। ये पूछा जाता है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो ये याद रखना है आपको। इससे अगला, हर बार एंगल बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर 90 हो गया, अब ऑब्ट्यूज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज। अगला वाला केस देखो 90 ये था, इधर बन गया, ऑब्ट्यूज बन रहा है। क्लियर है? तो इस तरह का जब रिफ्लेक्शन हम दिखा रहे हैं, किसी जो रे ऑफ लाइट बेंड कर रही है, मूव कर रही है ना, अलग अलग पॉइंट पर इंटरफेरेंस कर रही है, अलग अलग पॉइंट पर रिफ्रैक्ट कर रही है, तो वहाँ पर जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सॉरी नहीं समझ में आया तो बताओ। सभी बच्चों को आ गया? कोई भी एक ही रे ऑफ लाइट है, ध्यान रख लेना, लेकिन वो एक पॉइंट से अलग अलग इंटरफेरेंस पॉइंट बनाती है। एक इंटरफेरेंस पॉइंट A1, A2, A3, A4। क्लियर है? और सब पर आप क्या देख रहे हो कि हर एक पॉइंट पर रिफ्रैक्शन एंगल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। लेकिन तीसरे पॉइंट पर वो एंगल कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री का। और उसी केस में जब ये 90 डिग्री होता है तो नीचे की तरफ जो एंगल सबटेंडेड होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का, उस एंगल का नाम क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है। हाँ या ना? ये सब चीज़ें जो मैंने आपसे बोली वो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं 1 बाय 1, इनको आपको पढ़ लेना। और यहाँ पर देखो जो मैं कहना चाह रहा था वो शायद आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर एक बार पढ़ के देखो, है ना? ऊपर लिखा है ना, इंसिडेंस इज इंक्रीज, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल 4। कब तक? आगे क्या लिखा है बोलो? सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस सी, जिस एंगल को क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल एंगल, है ना? रिफ्रैक्शन बिकम जस्ट कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री का। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है तो बता दो जरा जल्दी से। डाउट है? इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने यहाँ पर आपको बोला उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डाउट्स है इसमें किसी को? आगे बढ़ते हैं, है ना? अब क्रिटिकल एंगल जस्ट मैंने अभी बताया था कि भाई क्रिटिकल एंगल क्या है, तो आपको याद रखना है द इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस शुड ट्रेवल इन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने बोला भी था एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, है ना? उस समय पर फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, अलग अलग आपने देखा होगा ना, बढ़ता जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या करता जाता है? बढ़ता जाता है भाई। ऊपर की तरफ बन रहा है ना एयर के साथ, किसके साथ बन रहा है? एयर मीडियम के साथ। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या रिलेशन क्या होता है, तो ये आप याद करो। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हो। ये क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ए बोले तो क्या होगा? ये एयर, और बी बोले तो क्या होगा? ग्लास या डेंस वाटर बोल सकते हैं ना, डेंसर मीडियम है। तो उसका फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन में, और ये क्या था याद करो? स्नेल लॉ था कि नहीं? अब यहाँ पर क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल कितने पर ये सबटेंडेड हो रहा है? 90 डिग्री पर। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया, आई इक्वल टू क्या कर देंगे? सी। आई इक्वल टू क्या कर दोगे? बोलो क्यों बोल रहा हूं मैं ये? भाई आपकी रे ऑफ लाइट नीचे से जा रही है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नीचे वाला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बताओ जल्दी से। ये एंगल जो बनेगा ये तो रिफ्रैक्टेड होगा ना? नहीं समझ में आया? आपकी रे ऑफ लाइट, सारे बच्चे इधर देखो, आपकी रे ऑफ लाइट इधर से जा रही है ऐसे, और ये नॉर्मल है, तो यहाँ इंसिडेंस बोलोगे ना, इसको क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्रिटिकल हो जाता है। ये कब क्रिटिकल होता है? जब मैंने ऊपर ही बता दिया, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल कितने डिग्री का हो जाता है? 90। तो आई को मैंने यहाँ पर सी पुट कर दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या लिखा है बोलो जल्दी से? सी पुट किया है, और आर को क्या पुट किया है? कोई दिक्कत है तो बता दो जरा। समझ में आ गया भाई? रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब 90 डिग्री बनेगा वो, तो वो क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। तो मैं वहां पर क्या पुट कर सकता हूँ? सी पुट कर दो, तो साइन सी अपॉन में साइन 90। और सभी बच्चों को पता है साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 होती है।
तो यहाँ 1 पुट कर दोगे तो मैं बोलूंगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू साइन सी। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है? और बच्चा ये भी तो याद करके आप आए हो ना, अगर मैं इसको साइन सी के इक्वल कर रहा हूं तो इसका एक और फॉर्मूला आप पढ़ के आए होगे, बताओ इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अगर मुझे बी की निकालनी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी निकालनी हो, ये थी एयर मीडियम की, ये है किसकी, डेंसर मीडियम मतलब वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। जब ये वैल्यू रेसिप्रोकल होगी तो वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्योंकि वो वैल्यू किसके इक्वल थी, साइन सी के इक्वल थी। हाँ या ना, समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर उल्टा क्या हुआ, पहले वाले को कंपेयर करके देख लो जरा, है ना, कौन सा है बताओ, बी म्यू ए इक्वल टू साइन सी है। जैसे ही इसको रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करोगे, ए यहाँ और बी यहाँ, तो 1 साइन सी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 1 में। क्लियर है, कोई दिक्कत है? ये एक इसी फॉर्मूला के ऊपर आपके सामने क्वेश्चन है जो आप एक ट्राई कर सकते हो, लेकिन पहले एक और टॉपिक आपके सामने जिसका नाम क्या है कि भाई आपको पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज किया जाता है। तो उनमें से पहला दे रखा है प्रिज्म वाला क्वेश्चन। क्या दे रखा है, प्रिज्म का क्वेश्चन दे रखा है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट है, डेविएशन के लिए है, ये याद रख लेना सारे बच्चे। यहाँ पर देखो सभी, है ना। अब यहाँ पर एक चीज बताओ मुझे, ये जो टर्म बना हुआ है ये एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, कैसा है, और प्रिज्म की शेप हमेशा ट्रायंगुलर ही होती है, ये आपने पढ़ रखा है, हाँ या ना। प्रिज्म के अंदर एक एंगल बनता है, उस एक एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं हम, बताओ कौन सा होता है? 10th क्लास में पढ़ के आए होगे आप। ट्रायंगल में एक एंगल फॉर्म होता है जिसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। शायद थोड़ा सा याद होता, सॉरी टॉप वाला होता है 90 डिग्री, वो हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है शायद से। क्यों भाई, कारण बताओ शायद से। बोलो जल्दी से, कारण इतनी देर जब आंसर बता रहे हो तो उसका कोच भी तो होगा ना भाई, इसलिए। शाबाश, बोलने की आदत। आप बताओ मेगा। इतनी देर में तो उग्रवादी गोली मार के चले जाएंगे, इतनी देर में आंसर बताओगे भाई। हमेशा ऊपर वाला एंगल ही एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। प्रिज्म में हमेशा अपवर्ड वाला जो सबसे ऊपर जो होता है, टॉप पे जो होता है, वही क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ना। और ये दे भी रखा है कितने डिग्री का, 90 का। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल हो रही है, आगे जाएगी, आपको भी पता है, तो ये अपने पाथ को क्या करेगी बताओ, चेंज करेगी। लेकिन क्या ये ओरिजिनल पाथ है, बिल्कुल ओरिजिनल है, ये रिफ्रैक्टेड नहीं है। रिफ्रैक्टेड होता तो ये या नॉर्मल ड्रॉ करते ना आप, ऐसे करेंगे, ये ऐसे जाता, हाँ या ना, ये ओरिजिनल है। अब यहाँ पर जाने के बाद क्या हो रहा है, ये मैंने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल के साथ ये एंगल हाफ हो जाता है, ये ध्यान रख लेना। ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 90 होगा, टोटल अपोजिट एंगल है, ये ध्यान रख लेना। इधर जाएगी ऐसे रिफ्लेक्ट, वही एंगल जितना डिग्री का यहाँ बनेगा उतनी डिग्री ये बनेगा, और ये वापस जाएगी तो ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। कोई दिक्कत है, समझ में आई बातें। अब एक और दे रखा है आपके सामने, ये दूसरा है पोर्शन, ये भी याद रखना, ये नीचे से दिखाई हुई रे ऑफ लाइट है, इसका डेविएशन कैसे हो रहा है। तो देखो यहाँ पर भी समझो जरा जल्दी से, ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस के ऊपर फॉल कर रही, सरफेस को मान लो क्या दे रखा है, बी बोल दो, ए बी बोल दो। अब यहाँ जाने के बाद फिर से अपने पाथ को क्या करेगी, चेंज करने वाली है। एक्चुअली ये जाएगी तो ना सीधे ही जाएगी, लेकिन नहीं, जब ये एक सरफेस पे पहुंचती है तो इसका पाथ क्या होता है, डेविएट होता है, और ये फिर इस तरह से क्या करती है, मूव, फिर से नॉर्मल आ गया, क्या आ गया फिर से, तो फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुड़ जाती है। एंगल चेक कर सकते हो आप, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये हो जाएगा, 90 होता है। समझ में आई बात है।
तो ये दूसरा पॉइंट, दूसरा एप्लीकेशन हो जाएगा। ये सब पॉइंट यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखे हैं, ये आपको याद भी रखने हैं सारे पॉइंट। देखो 1 बाय 1 मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये पेपर में तो नहीं आता लेकिन आपको याद होना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या लिखा है। टोटली जो रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है वो कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर मिरर के पीछे सिल्वर की पॉलिश करते हैं। किसकी पॉलिश करते हैं? सिल्वर कलर वगैरह की होती है ना, देखा है कभी? अधिकतर, मैं तो ये नहीं कह रहा कि ब्राउन भी होती है, वैसे तो क्या होता है ब्राउन, लेकिन सिल्वर भी होती है। फिल्म भी चढ़ा देते हैं सिल्वर की, शायद आपका देखा होगा। तो बताओ क्यों, बोलो। हाँ तो सिल्वर ही क्यों चूज किया, ये है ना क्वेश्चन। तो क्या ऐसी कोई ज़रूरत होती है? मैंने बोला कि भाई ब्राउन कलर की भी आपने देखा होगा, प्लेन मिरर के ऊपर पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो ज़रूरी नहीं होता ना सिल्वर का ही हो, चढ़ा होता है सिल्वर का भी, लेकिन ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होती है कि सिल्वर की होनी है? नहीं, कुछ भी चढ़ाते हैं, कोटेड कर देते हैं, है ना। तो यही पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म डज नॉट रिक्वायर एनी। आगे देखो, सिल्वर प्लेन मिरर आर ऑलवेज एब्जॉर्ब, ये क्या कर लेता है? रे ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। गुड मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अबाउट कितना? 90 से 95%, मतलब कुछ एब्जॉर्ब करता है, बाकी सबको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने शायद वहाँ पर पढ़ाई होगी, शायद आपने ध्यान दिया हो कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमने बोला होगा कि गुड रिफ्लेक्टर का काम करते हैं, है ना। जैसे सबसे ज़्यादा मैंने बताया ना, प्लेन स्मूथ सरफेस लेते हैं, प्लेन मिरर की बात बताई थी मैंने कि जहाँ से सबसे ज़्यादा क्या होता है? रिफ्लेक्शन, या ऐसा सरफेस जहाँ पर रेट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा। भाई देखो, रिफ्लेक्शन तो यहाँ से भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन यहाँ से भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन यहाँ से भी होता है, हर जगह से होता है, लेकिन कहाँ कितना होता है ये डिपेंड करता है। कहीं बहुत कम होता है, कहीं बहुत ज़्यादा। जो चीज़ अच्छे से दिखेगी इसका मतलब वो उसका रिफ्लेक्शन उतना अच्छा हो रहा होगा, हाँ या ना। और जो चीज़ हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रही इसका मतलब वहाँ रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, हाँ या ना। आपने देखा होगा ना, जैसे धूप होती है ग्राउंड में, अगर हम कहीं खड़े हुए हैं, अगर लाइट रे पड़ रही है हमारे ऊपर, तो हमारी खुद की हाइट, जिसको इमेज बोलते हैं, वो दिखाई नहीं देती? देती है ना, लाइट की जब वो होती है, रे ऑफ लाइट फॉल करती है, देती है कि नहीं देती? लेकिन क्या वो क्लियर होती है? क्या हमारी इमेज क्लियर दिखाई दे रही होती है? नहीं, क्योंकि वहाँ रिफ्लेक्शन क्या हो रहा होता है? उसके रेट कम होते हैं। समझ में आई बात है? तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि इसके रेट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? ज़्यादा। एक और चीज़ आपने देखा होगा, मिराज वगैरह का नाम जानते हो? मिराज क्या होता है बताओ? मिराज वगैरह का नाम सुना है? मिराज, मतलब फेंकना। अरे फेंकना नहीं। कभी रोड पर जाते हो, रोड पर कभी समर में, जैसे अप्रैल मई या जून का मंथ हो और आप रोड पे जा रहे हो, बहुत चिलचिलाती हुई धूप हो, है ना, या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा जब होती है ना, जब भी ऐसा होता है कि हम रोड पे जब जाते हैं दोपहर, समर के टाइम पे दोपहर में, तो आपने देखा होगा रोड पे सम डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पर आपको रोड गीला गीला सा नज़र आता है, ऐसा लगता है आगे पानी है, होता नहीं है वो। नहीं समझ में आई बात है? हाँ, डेजर्ट में भी होता है, जैसे हिरन वगैरह नहीं होते, वो भागते नहीं घूमते हैं, मतलब पानी के उसमें, लेकिन नज़र आता है कि आगे क्या है, कुछ सोर्स है लिक्विड का, लेकिन वो एक्चुअल होता नहीं है। समझ में आई बात है? वही मिराज होता है। क्लियर है? तो ये भी किसके कारण होता है बताओ? ये सब किसके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। यहाँ तक कोई डाउट्स है तो बता दो, अच्छे से समझ में आ गया? मैंने अभी आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस पर एप्लीकेशन टाइप वगैरह जैसे अभी मिराज वगैरह का पढ़ा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आपके सामने दे रखा है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ना 10th में पढ़ा होगा, ना सुना होगा। हमने सिर्फ सरफेस को नाम से तो सुना है, कैसे, जैसे कॉनकेव बोल देते हैं, प्लेन मिरर बोल देते हैं, कॉन्वेक्स बोल देते हैं,
लेकिन यहाँ पर उनका भी नाम दिए, मिरर दे दिया, सरफेस मतलब सरफेस को सरफेस ना बोल के हमने माना है, ज्यूम किया है, या तो मिरर पड़ा है बोलो या लेंस पड़ा है, यही हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, स्फेरिकल सरफेस की। तो सरफेस में भी वही सब चीजें होने वाली हैं जो मिरर के लिए होती है, लेकिन मिरर में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, हाँ या ना, क्या पढ़ा था बोलो। यहां पर पढ़ेंगे आप रिफ्रैक्शन, क्या पढ़ेंगे हम, सरफेस में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, कि एक रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी एक सरफेस के थ्रू, समझ में आ रहा है। और वो सरफेस हो सकता है कॉनकेव फॉर्म में हो, वो सरफेस हो सकता है कॉन्वेक्स फॉर्म में हो, तो उनकी इमेज फॉर्मेशन वगैरह कैसे होगी, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है, पोर्शन ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम हुज कर्व सरफेस फॉर्म पार्ट ऑफ स्फीयर, उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, ये एक स्फीयर का पार्ट होता है, जैसे मिरर होता है, जैसे क्या होता है मिरर, वैसे ही इसकी शेप भी वैसे ही होती है। अब पहला देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स, दूसरा क्या हो सकता है कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सबसे पहले तो वही डायग्राम दिमाग में बिठा लो ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाले। तो कॉन्वेक्स आप सोचो लेंस इस तरह का होता था कि नहीं होता था, कॉन्वेक्स लेंस 10th क्लास में पढ़ा है ना, इसका शायद डायग्राम इस तरह का ही तो होता था। अगर मैं इसको बीच में से ऐसे कट कर दूं तो इधर वाला जो शेप बचेगा वो कॉन्वेक्स ही तो बचाएगा, हाँ या ना। तो ये जो शेप नज़र आ रही है ये भी बताओ कैसी है, कॉन्वेक्स है। कैसी है, क्योंकि इधर जो वाला पोर्शन होगा बताओ ये कैसा होना चाहिए, यहाँ नहीं होता, मिरर में होता था ऐसा। कहाँ पर होता था, क्योंकि वो वापस चली जाती थी रे ऑफ लाइट, क्लियर है, यहाँ वापस नहीं जाएगी, आगे बढ़ेगी, मूव करेगी, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर चीजें समझना जरा, इस सरफेस का नाम दोगे सबसे पहले, क्या देंगे हम नाम, मैंने नाम दिया जी एक्स वाई, इस पॉइंट का नाम मैं पोल मान लेता हूँ जैसे मिरर में मानते थे, इस रे का नाम आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मिरर में होता था। कोई दिक्कत है क्या, मिरर में भी पोल मानते थे कि नहीं मानते थे, यहाँ पर भी मान लिया, वहाँ प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे ना इस लाइन को, यहाँ पर भी मान लिया। इधर देखो, इधर इसको बोलेंगे हम क्या, रेयर मीडियम, क्या बोलेंगे रेयर, और इधर जो होगा बच्चा वो हो जाएगा क्या, डेंसर मीडियम, क्या हो जाएगा, समझ में आई बात है। ये रेयर और इधर डेंसर, और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने किससे लिखा है, म्यू से। इस साइड में देखना जरा, इधर ना तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ किया है, उसका कारण है कि अगर इसका मैं स्फेरिकल फॉर्म बनाना चाहूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कभी इधर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कर्व ये जो बनाएगा वो ऐसे ही तो बनाएगा, नहीं बात समझ में आ रहा। इस कर्व जो दिखाई दे रहा है, इस कर्व का स्फीयर अगर ड्रॉ करोगे तो वो स्फीयर इधर देख लो भाई, इस स्फीयर से आप इधर तो नहीं जा सकते ना, ऐसे तो स्फीयर ही नहीं बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही लाई करेगा। जब इधर सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जब भी तो स्फीयर फॉर्म हो सकता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड में रखना है, आप ये ध्यान रखना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसी के हाफ डिस्टेंस पे कहीं क्या होगा, फोकस होगा, क्या होगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए जरा, समझ में आ गया। अब देखो जो जो चीजें मैंने, अब इसी सरफेस को, रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, सरफेस कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम, इसी का नाम होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कोई दिक्कत है, यानी इसको याद रखना है कि इसका जो सरफेस जो होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो किधर होने वाला है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बताओ ना किधर है, ये रेयर मीडियम की तरफ। रे ऑफ लाइट किधर से आएगी, रेयर ऑफ मीडियम से। कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बातें। अब इसके बाद दूसरा कौन सा दे रखा है, कॉनकेव, उल्टा हो जाएगा इसका, कॉनकेव, ये दबा दिया ना आपने, हाँ या ना। तो अब यहाँ पर भी देखो वही सारी चीजें, इधर आपका रेयर मीडियम, अब कॉन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लिया था आपने राइट हैंड साइड पर, और इसमें किधर ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है, पोल वही है, वही प्रिंसिपल एक्सिस है, वही वो है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को आप जानते ही हो, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये चीजें 10th में पढ़ा है, बस नाम अलग है, सरफेस बोल रहे हैं हम। आगे चले, अब देखो पहला,
ये सब पॉइंट पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, मैंने पोल आपको पढ़ता ही है, पढ़ चुके हो। बोलो भाई आप भी। सेंटर ऑफ कर्वेचर जानते ही हो, जो स्पेरिकल कर्व का जो सेंटर होता है, या जैसे स्पेरिकल सेल या स्पेरिकल कर्व सरफेस कंप्लीट स्फीयर फॉर्म कर दे, उस सेंटर को क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बता ही दिया, पोल तक की डिस्टेंस होगी सेंटर से। अपर्चर जानते ही हो, अपर्चर क्या होता है? ये जो लेंथ होती है इसको अपर्चर बोलते हैं, या आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ये जो डायमीटर फॉर्म बनेगा इसको भी क्या बोलते हैं? अपर्चर। ठीक है, और क्या बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस जस्ट बता दिया। अब साइन कन्वेंशन बताने की जरूरत है, याद है ना पिछले? बोलो जल्दी से, 10th क्लास में पता है ना? इधर वाली डिस्टेंस बताओ जल्दी से, क्या होती थी? लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, हाँ या ना? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। सब कुछ पता है ना? अब आप बोलोगे भाई ऊपर क्या होता है, तो मैं बोलूँगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नीचे क्या होता है? कभी कभी इमेज नीचे की तरफ बनती है, तो इमेज डिस्टेंस कभी कभी, इमेज हाइट कभी कभी क्या होती है? नेगेटिव पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट हाइट कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। हमेशा ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, सीधा लेते हैं। कोई दिक्कत है? तो ये साइन कन्वेंशन यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, यहाँ पर लिखा है all the distance are measured from the pole of spherical refracting surface. The distance measured in the direction of incident light are taken positive. मतलब इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उसी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होंगी वो कैसी होंगी? पॉजिटिव। उस डायरेक्शन का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे इधर ही तो जा रही है, तो पोल से इधर वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। ये मैंने पहले ही बता दिया। नहीं समझ में आया तो बता दो, है ना? आगे ये सब पढ़ लेना आप, है ना? अपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो आगे दे रखा है रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो अब यहाँ पर अगला टॉपिक स्टार्ट मैं अभी कर रहा हूँ, है ना? ये चीज़ें याद रखना। एक पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो गया, एक पार्ट कह सकते हो। अगला पार्ट मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को कि डाउट्स है? बताओ जल्दी से। डाउट्स तो नहीं है? अब देखो अगला टॉपिक है टाइप ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पहला कौन सा दे रखा है? कॉन्वेक्स। सेम चीज़ है, ये डायग्राम मैंने जस्ट अभी बता दिए। ये आपका कॉनकेव है ना? अब यहाँ से ये स्टार्ट होगा अगला वाला, ये वाला है ना? रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले डायग्राम देख लो, इस डायग्राम के बाद वो चीज़ मैं समझाऊंगा, है ना? यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है। तो ये हर 3-4 तरह के केस आप पढ़ोगे और यहाँ से एक फार्मूला ड्राइव करने वाली चीज़ें हैं। तो फार्मूला ड्राइव करके हम बताएंगे अभी एक एक करके। तो सबसे पहले देखो आप कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है। तो दो चीज़ें, ये मीडियम कौन सा है बताओ? ये मीडियम कौन सा है? रेयर। जब मीडियम रेयर है और उधर ही ऑब्जेक्ट रखा है, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट किधर रखा है? रेयर मीडियम में। क्लियर? और इमेज कैसी बन रही होगी बताओ? इधर बन रहा है, इस साइड, इधर। क्लियर है? अब इस रे का नाम बताओ सारे बच्चे। ये मैंने बोला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कोई रे जा रही है, इस सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, तो इस रे का नाम तो समझ ही गए ना? क्या बोलोगे आप इसको? इंसिडेंट रे बोलेंगे। इस डायग्राम को समझना जरा। ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है ये नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। अब मुझे बताओ ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपस में एंगल बनाएगी, तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। नहीं समझ में आई बात है? आ गई? आगे देखो, इस पॉइंट के बाद क्या सरफेस बदल रहा है? बिल्कुल। इधर रेयर मीडियम था, इधर मीडियम चेंज हो रहा है, तो बताओ पाथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये अगर सीधी, अगर एक ही मीडियम होता तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती, सीधी जाती। लेकिन मीडियम बदलने से ये रे ऑफ लाइट क्या हो गई? बोलो, रिफ्रैक्ट हो गई। क्या हो गई? क्लियर है? और ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है कहाँ पर? आई पॉइंट पर। और जहाँ कट करती है वहाँ एंगल क्या बनाती है? बीटा। ये दिमाग में रखना। दो हो सकते हैं यहाँ पर, एक और रे बने, दो बने, वो आगे मैं बताऊंगा। समझ में आ रहा है?
अब जहां पर ये रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, उस पॉइंट का नाम मैंने आई बोला है, लेकिन उसी पॉइंट पर इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसका नाम क्या होगा, बीटा। ये दिमाग में रखना है। नॉर्मल रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल सबटेंडेड करती है उस एंगल का नाम होता है गामा। ये सब काम में आएंगे अभी वन बाई वन, सारे यूज होने वाले हैं। तीसरा, इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल सबटेंडेड करती है उस एंगल का नाम क्या है, एल्फा। याद रहेंगे, 3 एंगल हमेशा पढ़ने वाले हो इस तरह के टॉपिक में, एल्फा, बीटा, गामा। एल्फा किस किस के बीच में बनेगा, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस, याद रहेगा। गामा किसके बीच में बनेगा, नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस। बीटा किसके बीच में बनेगा, रिफ्रैक्टेड रे बोलो और प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट तो पता ही है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ बनने वाला है। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ, है ना। एक और चीज आपने बोला ये रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान से सुनना, और ये क्या है, नॉर्मल। तो भाई इसके साथ भी तो एंगल बनता है ना, उसका नाम भी तो आपको पता होगा ना, रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम। तो टोटल कितने एंगल आपके सामने, एल्फा, गामा, बीटा, आई और आर। पांचों याद रहेंगे ना किस किस के बीच में बन रहे हैं। सॉरी नहीं रहेंगे। अब एक और चीज देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है भाई, सारे बच्चे स्क्रीन पर, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस को तो आपने 10th में पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, और इसको लिखते किससे, यू से। इमेज कहाँ बन रही है, इस पॉइंट पर। ये मेजर करते हैं कहाँ से, पोल से। इस वाली डिस्टेंस को बताओ क्या बोलोगे, इमेज डिस्टेंस, जिसको हमने बी से लिखा है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो नॉर्मल पे ऐसे मीट किया है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आपको भी पता है क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट्स है तो बोल दो जरा, है ना। अब ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बताओ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, रेयर में। इमेज को कहाँ बनाना है ये दिमाग में रखना है, इनके हिसाब से नहीं चलना, आपको अपने के हिसाब से। भाई सरफेस देख लो पहले, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ऑब्जेक्ट रखा है रेयर में, इमेज बन रही है किधर, डेंसर में। समझ में बात है। तो अब सरफेस देखो, सरफेस है कॉन्वेक्स, लेकिन कंडीशन ये है ऑब्जेक्ट है रेयर में, इमेज कहाँ बन रही है, डेंसर में। समझ में आ गई बात है। वो चीजें यहाँ पर लिखा है, आपने कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे रिप्रेजेंट किया आपने, बोलो जल्दी से, म्यू से। ठीक है, अब रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान सकते हो आप, क्या ले सकते हैं, μ1। क्या लिख लेंगे हम, मतलब जो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उसको हमने किससे लिखा हुआ है, μ1 से। जो डेंसर की तरफ है ना, वो उसको हमने किससे लिखा हुआ है, μ2 से। क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट्स है तो बोल दो। सॉरी नहीं समझ में आ रहा, नींद आ रही है क्या, बोला करो ना साथ के साथ। इसके बाद देखो सारे बच्चे यहाँ पर सारे पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह सब कुछ मैंने लिखा है, इसको एक बार रीड कर लेना। अब कंडीशन देखो, यहाँ से यहाँ पर कुछ लिखा है हमने, ये तो हो गया। आपने बोला कि ऊपर आपका कैसा सरफेस लिया था, कॉन्वेक्स लिया था, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाई इन दी, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, और इमेज कहाँ बन रही है, रियल बन रही है, मतलब डेंसर में बनेगी तो क्या बोलोगे आप, रियल बनेगी। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। इसके हिसाब से अब आगे करना है, वो डायग्राम आपने बना दिया, जो भी चीज़ थी वो सब हमने यहाँ पर लिख दी। इसे पढ़ के बताने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लोगे, ठीक है। जो मैंने बोला है वही है, बताओ बताने की जरूरत है। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा क्या काम किया है वो सब चीज़ें आपको याद रखना कि एक परपेंडिकुलर भी आपने ड्रॉ किया है। उस परपेंडिकुलर का नाम देखो जल्दी से, क्या है, ये वाला AN क्या है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो यहाँ पर अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, देखो एक इसके साथ चेक करना चाहे तो ये बन गया। अगर मैं इस एंगल गामा को यूज करना चाहूँ तो ये बन जाएगा,
बोला करो भाई जल्दी से। और अगर मैं बीटा को यूज करना चाहूँ तो ये नहीं बन जाएगा? क्लियर है? अब ये सब राइट एंगल ट्रायंगल आपको यूज करने हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया है हमने? AOC। देखो जरा पहले तो AOC को पहचानो जरा। AO यही है क्या? सही है। इस AOC में इस एंगल के बारे में बताओ। ये एंगल के बारे में, ये एंगल किसके इक्वल होगा? मैथमेटिक्स आता है थोड़ा बहुत? सॉरी बताएंगे, बताओ थोड़ा। अरे भाई इतना तो पढ़ा है, 8th क्लास तक का तो आता होगा। फिर कौन सा एंगल? ये एंगल के बारे में कुछ कह सकते हैं? ये क्या एंगल है, किसके इक्वल होगा? कुछ मैथ की प्रॉपर्टी याद है? उदिशा याद है क्या? हाँ देखो इस डायग्राम को अलग बना के देखो। ये एंगल ये है और ये एंगल इन दो एंगल का सम के इक्वल होता है। ये पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी होती है मेगा, नहीं पढ़ा? ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये इक्वल होता है इन दो एंगल के सम के। मतलब जिसके साथ ये बन रहा है ना उसको छोड़ दो, जिसके साथ ये बन रहा है उस एंगल को क्या कर दो और बाकी का सम कर दो। तो मैं बोलूँगा ये जो आई होगा ये सम होगा अल्फा प्लस गामा के। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होता है जो हमने यहाँ पर लिखा है। इक्वेशन क्या मान लिया हमने? 1। क्या मान लिया? 1। अब हमेशा ये क्वेश्चन करोगे तो हमेशा बुद्धि में बैठा लेना, आपको बोलना है कि जो एंगल दिए है ना, ये वाले जितने भी एंगल हमारे हैं अल्फा बीटा गामा, सारे के सारे एंगल कैसे हैं? स्मॉल है। जब एंगल स्मॉल हो जाएंगे तो आप बिना कुछ सोचे समझे इनके साथ 10 अप्लाई कर देना। क्या अप्लाई कर देंगे भाई? इसी इक्वेशन में इसको 10 अल्फा मान दो और इसको क्या बोल दूं मैं? 10 गामा बोल दूं। कोई दिक्कत है? इक्वेशन नंबर क्या बन गई बोलो? सेकंड। क्या बन जाएगी? सेकंड। अब इसके बाद हमने लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है ANO। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लिया है? देखो हर चीज ये प्रैक्टिस करनी है आपको। ANO ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं यहाँ 10 अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ कि नहीं? बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का फॉर्मूला होता है, हाँ या ना? तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है वो चीजें, है ना? ये रहा। और ऐसे 10 गामा निकाला हुआ है। क्या निकाला है? दिख रहा है 10 गामा। देखो इधर है गामा तो ये परपेंडिकुलर होगा, बेस अब ये हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जब हमने ये एंगल लिया परपेंडिकुलर वही रहेगा लेकिन बेस ये था। जब हमने एंगल ये लिया तब हमारा परपेंडिकुलर वही है लेकिन बेस क्या है? ये है। कोई दिक्कत है? तो 10 आपने क्या क्या निकाल लिया जल्दी से देख लो। 10 अल्फा 10 गामा और ये वैल्यू बच्चा यहाँ पर पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। कहाँ पुट करेंगे हम? तो आई की वैल्यू मिल जाएगी ना। किसकी वैल्यू मिलेगी? बोला करो भाई जल्दी से। किसकी वैल्यू मिलेगी? अब एक और चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है NO इक्वल टू PO। NO ये है और PO ये है। इसका मतलब बताओ जरा, ये वाला जो N है ना, मतलब ये जो सरफेस है ये बहुत थिन है या पर्चर बहुत बड़ा होगा तो ये कहीं ना कहीं इसके आसपास आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? इसके आसपास। एंड पॉइंट जो है वो वेरी क्लोज टू पोल होगा। क्या होगा? नहीं समझ में आया भाई? कोई भी चीज है ऐसे है, इसको और चौड़ा करते जाओगे तो इधर वाला पॉइंट शिफ्ट नहीं करता जाएगा पोल की तरफ? बताओ जरा। तो ये पॉइंट किधर लाई करेगा? पोल की तरफ। मतलब बहुत क्लोजर हो जाएगा। जब बहुत क्लोजर हो जाएगा तो मैं OP और ON को एक ही पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता? और OP की डिस्टेंस पता ही है। क्यों बोल रहा हूँ मैं भाई? ON की जगह पर OP डालोगे, OP की जगह पर क्या डाल सकते हैं? समझ में आई बात है? वही काम यहाँ पर भी, जो CN लोगे तो CN को CP बोल देना। क्या बोल देंगे? और CP की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम? यही काम है, इसके लिए हो सकता है वो चीज़, इसीलिए ये हमने अप्रॉक्सीमेटली ये चीज़ें क्या कर सकते हैं? इक्वल। और इसके बाद ये देखो हमने फिर आई की वैल्यू यहाँ पर पुट की है। अब गामा की वैल्यू, अब ये मान ली इक्वेशन नंबर 4। कौन सी इक्वेशन मानी है? समझ में आ गया? बहुत लेंथी है डेरिवेशन। 4th हो गया। अब एक अगला टर्म लिया है, एक अगला ट्रायंगल यूज किया है ACI।
क्या यूज किया है? अभी आपने बच्चा एक एंगल निकाला है, सिर्फ आई, क्या निकाला है? अब आपको दूसरे एंगल के लिए जाना पड़ेगा, तो फिर हमने एक दूसरा ट्रायंगल लिया है ACI। देखो जरा जल्दी से, ये रहा ACI। यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये गामा एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? नहीं समझ में आ रहा भाई? ये ट्रायंगल देखो ना ध्यान से, एक ट्रायंगल का एंगल ये R है, ये बीटा है, ये तो पता नहीं है। इधर भार दे रखा है गामा, तो भार वाला एंगल ही तो एक्सटीरियर एंगल होता है, तो ये किसके इक्वल होगा? R प्लस, बोलो, जो काम यहाँ पर उसके लिए किए थे ना, किसके लिए? आई के लिए, वही काम यहाँ किसके लिए करने वाले हैं हम? R के लिए। किसके लिए करेंगे? तो ये मिल गया बीटा माइनस गामा माइनस बीटा। अब ये भी स्मॉल है तो tan, और ये भी है तो tan बीटा। अब tan गामा निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लोगे? tan बीटा। तो ये वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो ये आ जाएगा, है ना? इसको पुट कर दो तो ये R की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी? कोई दिक्कत है? I मिल गया, R मिल गया, I मिल गया, कोई दिक्कत है तो बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जल्दी से। यहाँ पर लिख रखा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम μ2 विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम μ1। तो मतलब μ2 अपॉन में स्नेल लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन में। कोई दिक्कत है? अब μ1 साइन आई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना इसको और इसको, यहाँ 1 मान लेना, क्या मान लेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से जैसे किया, ये फिर से बोलना है कि साइन, ये जो एंगल है वो स्मॉल है, तो साइन हटा दो यहाँ से। क्या हटा दोगे? साइन हटा दो। अब ये बच गया μ1i, ये बच गया μ2r। अब जो i और r की वैल्यू ऊपर निकाली है वो यहाँ पुट कर दो। कर सकते कि नहीं कर सकते बताओ? किसकी वैल्यू पुट करनी है? i और r की। तो ये रिलेशन आगे जाके इस तरह की शेप ले लेगा, है ना? पूरा समझ में आ रहा है? पूरा बताऊं? बताओ जल्दी से, कि अगली क्लास में डिस्कस करें। बोलो भाई जल्दी से, लेंथ ही अभी आगे करा ही देता हूँ ना, नहीं तो। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब यहाँ के बाद हमने क्या किया है? an किसके इक्वल है? μ1 के। नीचे PO रखा है, an किसके इक्वल है? μ1। नीचे PC रखा है एज इट। यहाँ पर भी देखो μ1 है, ये क्या है? μ2 है। ये ध्यान रखना, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये कॉमन ले लेना, an है, ये हट जाएगा an, तो अंदर चला गया μ1, ये बन गया μ2 PC, ये बच जाएगा μ2 PI। कोई दिक्कत? समझ में आई बात है? आगे देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया बताओ जल्दी से? PO वाला टर्म और PI वाला टर्म क्यों किया है हमने? एक साथ कर लिया इनको, है ना? वो माइनस का इधर आके प्लस, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। अब ये इसलिए क्या है कि भाई यहाँ पर और यहाँ पर सेम हो गया, तो मैं एलसीएम ले लूँगा, PC बन गया। अब यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा। PO वैल्यू किसका है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसकी होती है? माइनस की। तो यहाँ पर माइनस यू रखना। क्या रखोगे? PI क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप दूसरी तरफ प्लस लेना है, V रख देंगे। क्या रख देंगे हम? यहाँ मैंने लिख रखा है PCR हो जाएगा, PI V हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दी, फाइनल फॉर्मूला मेरा मिलेगा ये वाला। कोई दिक्कत है? सॉरी बताओ, ये फाइनल फॉर्मूला है। यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को कि नहीं आया? इसके बाद इसी इक्वेशन को डिवाइड कर दो हर तरफ। किससे डिवाइड करना है? μ1 से। किससे डिवाइड करना है? तो बताओ बचेगा क्या? अब यहाँ पर बच्चा ना पार्टी, एक चीज है, कुछ चीजें सेम सेम दिखाई दे रही है। ऊपर μ1 है, ये ध्यान रखना, ये u1 है, तो μ1 ही आएगा। तो μ1 से μ1 क्या होगा? तो ये बन जाएगा माइनस अपॉन में u1। तो कन्फ्यूज मत हो जाना μ1 और u1 में। अब μ2 अपॉन में μ1 होगा, तो ये म्यू के इक्वल होता है, तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह म्यू पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? भाई μ2 अपॉन में μ1 तो म्यू ही होता है ना। अब अपॉन में v है, तो डायरेक्ट मैंने v पुट कर दिया। इधर आ जाओ, इसको भी μ2 अपॉन μ1, तो इसकी जगह डायरेक्ट म्यू रख लूँ? नहीं बोल रहे, सॉरी नहीं समझ में आया। μ2 अपॉन में μ1, देखो इधर अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं ना हम, जैसे मैंने यहाँ किया है μ2 अपॉन में μ1। यहाँ पर भी ये और ये कट गए 1, इसकी वैल्यू म्यू, तो म्यू -1 नहीं हो गया? नीचे क्या हो गया? r हो गया। कोई दिक्कत है? तो ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया किसके लिए?
कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रे डायग्राम में कैसे वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, रेयर मीडियम में, और इमेज कैसी बन रही होगी, रियल टेंसर में। कोई दिक्कत है तो बता दो, समझ में आ गया? तो ये प्रैक्टिस कर लेना, ये सारा काम कर लेना है ना। कोशिश करूँगा इसका आगे के 2-3 पार्ट में रिकॉर्ड करके जाऊँ, ठीक है? तो अगली क्लास में देख लेना एक बार, ठीक? बंद कर देना। मेगा चालू भी किया था नहीं, मैं ही भूल गया भाई।